स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टारगेट 90 प्लस है, तो आप लोगों को इसलिए मेहनत ज़्यादा करना चाहिए और आप लोगों को मैं बहुत सारे वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ लगातार। तो वीडियोज को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया हूँ सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी चैनल से तैयारी कर सकें। ओके, एक एक क्वेश्चन आप लोग स्टेप बाय स्टेप सीखो। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, ऑटो वान बिस्मार्क के जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों माना जाता है या क्यों कहा जाता है, कारण लिखिए। यानी कि जो ऑटो वान बिस्मार्क था उसे जर्मनी का जनक माना जाता है, जर्मनी के एकीकरण का जनक माना जाता है। जर्मनी में एक एकीकरण हुआ था, एकीकरण मैंने पढ़ाया है जर्मनी का, और इसका जनक माना जाता है। तो ये बताइए आप क्यों माना जाता है जनक, ये आपको बताना है। आखिर इन्हें जनक क्यों माना जाता है, इसका 2 कारण बताना है, ठीक है। तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे हर एक चीज। तो पहला आप पहले कारण देखो, इसी में सब कुछ है, ठीक है। तो यहां देखो, पहला बिस्मार्क, जो बिस्मार्क थे, बिस्मार्क ने सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मनी के क्षेत्रों का प्रसाकरण अथवा प्रसा का एकीकरण करने का प्रयास किया। मतलब जो इंपॉर्टेंट था, जो चीज प्रसा का एकीकरण ये करना, मतलब इन्होंने सोचा, प्रयास किया, ठीक है। तो जर्मनी का एकीकरण हुआ। और दूसरा पॉइंट है कि बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति का पालन किया। मतलब बिस्मार्क ने जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसमें 2 नीति हुई थी, एक रक्त और लौह की नीति, और इसका इन्होंने पालन किया, तब भी ये जर्मनी का एकीकरण संभव हो गया। तो यहां से आप ऑटो वान बिस्मार्क के एकीकरण का जनक क्यों माना जाता है एंड इसका कारण लिखिए। तो यहां मैंने 2 कारण बता दिए हैं, और अगर ये 2 कारण आप याद कर लोगे तो ये पूरा आपका फाइनल क्वेश्चन हो चुका है और आपका ये पूरा आंसर हो गया, ठीक है। तो यहां से आप पूरा क्लियर कर लो कि आप दो पॉइंट मैंने बताया है। एक, बिस्मार्क ने सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मनी के क्षेत्रों का प्रसाकरण अथवा प्रसा का एकीकरण का प्रयास किया, ठीक है। दूसरा है, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति का पालन किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, रॉलेट एक्ट क्या था। ये मैंने क्वेश्चन बार बार बताया है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। रॉलेट एक्ट क्या था ये आप लोग समझो। रॉलेट एक्ट, देखो रॉलेट एक्ट जो था 1919 ईस्वी में पारित एक कानून था, ये एक कानून का नाम था। मतलब ये एक कानून बनाया गया था। रॉलेट एक्ट कब बनाया गया था, 1919 ईस्वी में ये एक कानून बनाया गया था जिसमें भारतीयों पर बिना किसी या फिर किसी तरह के मुकदमा चलाए बिना, मतलब मुकदमा नहीं चलाया जाता था, कोई मुकदमा नहीं, और शंका के आधार पर 2 साल के लिए जेल में बंद किया जाता था। मतलब ये है कि इसमें ना कोई मुकदमा चलता था ना कुछ, और शंका था कि ये भारतीय हैं और इन्होंने ये काम किया है, तो उन्हें 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था। जैसा कि अब मुकदमा चलाना पड़ता है, मुकदमा जीतोगे तो फिर जेल नहीं होगा, ठीक है, और जो हारेगा उसका जेल होगा। यहाँ आप रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था जो भारतीयों के लिए था, भारत के लोगों के लिए, और अब इस पर बिना मुकदमा चलाए बिना, कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता था, और 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था। तो यहां से आपका ये 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। सारे क्वेश्चन नोट करना है आप लोगों को, बार बार याद करना है, रटना है, ताकि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि असहयोग आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। मतलब असहयोग आंदोलन नहीं कराया गया था, उसको वापस ले लिया गया था। तो ये बताना है कब और क्यों वापस लिया गया, ठीक है। तो आप समझ लो सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट। देखो, असहयोग आंदोलन 1922 में वापस लिया गया था, लेकिन इसका कारण था चौड़ी चौड़ा हत्याकांड, यानी कि चौड़ी चौड़ा घटना के कारण वापस लिया गया था। यहां आपने सुना है चौड़ी चौड़ा की घटना, आपने पढ़ा भी होगा, तो इसी के कारण इसे वापस लिया गया था और सन 1922 में इसे वापस लिया गया था। तो अगर आपसे कोई भी पूछे असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया, तो असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में चौड़ी चौड़ा की घटना के कारण वापस लिया गया। तो यहां से आपको असहयोग आंदोलन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत ज्यादा इजी है, अगर आप ध्यान से समझो तो इसमें कुछ नहीं है। तो यहां से आपका असहयोग आंदोलन, यहां से 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, ठीक है, नोट कर लो, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन यहां से हो चुका है। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है रॉलेट एक्ट, एंड तीसरा आपका ये है असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर विनिमय दर प्रणाली से क्या तात्पर्य है। जो स्थिर विनिमय दर प्रणाली है इससे क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है। देखो, जब विनिमय दर, जो विनिमय दर होता है, यहाँ याद रखना सब कुछ मैं आपको भाई कम समय में अच्छे से बता रहा हूँ। नोट बना लो, अच्छे से नोट बनाओ, फिर आप याद करो। वैसे भी आप कुछ ना कुछ याद हो जाता होगा, कम से कम 50% तो याद हो जाता होगा हमारे साथ। अब अगर आप 2 बार वीडियो देखते हो तो 80% कवर हो जाएगा, और अगर आप 20% याद कर लेते हो तो अच्छी बात है, आपका 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जब विनिमय दर स्थिर होती है, मतलब विनिमय दर ना बढ़ता है ना घटता है, जो वो विनिमय दर होता है वो स्थिर रहता है, जमा रहता है वही, और उसमें आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। मतलब उसमें जो उतार चढ़ाव होता है ना दाम में, उसको सरकार के द्वारा हस्तक्षेप करना पड़ता है। सरकार इसको नियंत्रित रखे, स्थिर रखे, एक दाम रखे, स्थिर, ठीक है, स्थिर रखा जाए, तो ऐसी विनिमय दर को स्थिर विनिमय दर कहा जाता है। मतलब जो विनिमय दर स्थिर हो और उसका जो उतार चढ़ाव हो सरकार के हाथ में हो, मतलब उतार चढ़ाव ना करे, स्थिर रखें, तो यही जो विनिमय दर प्रणाली होता है इसी को स्थिर विनिमय दर प्रणाली कहा जाता है। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 4 आपका बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पवन अपर्दन किसे कहते हैं। यहां बच्चा पार्टी आप लोग पवन अपर्दन के बारे में बताओ। लाइक पवन अपर्दन बहुत ज्यादा इजी है। पवन मतलब हवा और अपर्दन मतलब मिट्टी जो होती है ना नीचे की, उसे नष्ट करना। लाइक पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाना की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहते हैं। लाइक यहाँ पृथ्वी है, ये ढालू सा है, और यहाँ से जब हवा चलती है तो यहाँ की मिट्टी ऊपर उड़ते हैं और किसी दूसरे स्थान पर जाएंगे, तो यहाँ की मिट्टियां जो है वो कम पड़ जाएंगी और यहाँ की मिट्टियां नष्ट होंगी, इसका अपर्दन हो रहा है, कमी हो रहा है। ऐसे में यही जो होता है पवन अपर्दन कहलाता है। तो पवन अपर्दन मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहा जाता है। आप देखो, धात्विक खनिज किसे कहते हैं, और ऐसे 2 खनिज का नाम लिखिए। लाइक अगर आप लोगों ने साइंस में धातु पढ़ा होगा, धातु और उनके थोड़ा सा गुण, तो आपको यहां यह समझ में आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा उसी से रिलेटेड है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, तो आओ हम लोग समझते हैं जिन खनिजों से धातु प्राप्त होता है। मतलब ऐसे खनिज जिनसे धातु प्राप्त होते हैं, मेटल्स, ठीक है, जिनमें चमक होती है। लाइक ये चमकेगा, जैसे सोना है तो ये चमकता है, ठीक है, तो ये चमकेगा, यानी कि धात्विक खनिज में चमक होती है, और जिसको कूट पीट कर चादर के रूप में ढाला जा सकता है। जिन्हें हथौड़े से कूट पीट कर एक चादर, जैसे चादर नहीं होता, उसी के रूप में बनाया जा सकता है, ढाला जा सकता है, और तारों के रूप में खींचा जा सकता है। मतलब खींच कर एक तार बनाया जा सकता है, खींच कर ऐसे, मतलब है धातु, तो उसे खींच कर एक लंबा सा ऐसा तार बनाया जा सकता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं धात्विक खनिज। और लाइकेज ये आपका एग्जाम्पल है लोहा एवं सोना। तो यहां से 6 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, इसमें आपका कोई भी छोटा से छोटा कंफ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहां से नोट कर लो, स्थिर विनिमय दर प्रणाली क्या है, पूरा आप लोग अच्छे से समझ लो। दूसरा है पवन अपर्दन क्या होता है, पवन अपर्दन की पूरी प्रक्रिया समझ लो। तीसरा यानी कि 6वां क्वेश्चन, धात्विक खनिज किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। यहां से 6 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ भी चुका है। देखो, भारत यानी कि इंडिया, भारत में आपको 4 रबी फसल बताने हैं, 4 रबी फसल एवं 4 खरीफ फसल बताने हैं। मतलब 4 रबी फसलों के बारे में बताने हैं और 4 ही खरीफ फसलों के बारे में बताने हैं। तो यहां से आप समझ लो सब कुछ, मैं आपको समझाता हूं। देखो, भारत की 4 प्रमुख रबी फसल, एक है गेहूं, जौ, मटर, चना, ये सारी होती हैं 4 रबी फसलें। कौन कौन सी हैं, गेहूं, जौ और मटर एवं चना। तो ये 4 रबी फसलें आप हमेशा रट लो, क्योंकि कभी भी आपको भूलना नहीं है। अगला है 4 खरीफ फसलें, मैं 5 बता दिया है, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास। तो यहां से 4 मैंने बता दिए खरीफ फसलें और 4 ही रबी फसलें। ये आप याद रखना, अगर 2-2 याद रहेगा तो भी आप लिख दोगे बोर्ड एग्जाम में, 4-4 याद है तब तो लिख ही डालोगे। ठीक है, तो यहां से आपका ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल
क्लियर हो गया। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं दोबारा पढ़ाने वाला नहीं हूं इस चीज को। अब ये लास्ट है, अब आप लोगों को दूसरा सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, इसका लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी हैं वो दिया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है। जो प्रति व्यक्ति आय है उससे क्या अर्थ है ये आपको बताना है, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय, उत्तर देखो, किसी देश की कुल आय, मतलब एक कंट्री है लाइक इज इंडिया, तो इसके देश की कुल आय जितनी भी आय है पूरे व्यक्तियों की, वो आय, कुल आय और कुल जनसंख्या से भाग देने पर जितनी आय है। लाइक इज आपको पता है, अगर 10 आदमी हैं तो 100, अगर उनकी अर्निंग है 10 आदमी है तो इससे भाग दोगे तो 10 ही तो आएगा। तो एक आदमी की कितनी अर्निंग है, 10 रुपये, ठीक है। तो यहां से अगर आप कुल आय जितनी है और जो आपकी उस देश की पूरी जनसंख्या है, अगर उसे आप भाग दोगे तो औसत आय वही कहलाता है, इसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। मैंने कहा नहीं, अगर पूरे देश की मतलब एक मोटी मोटा मान लो 1000 अर्निंग है और कुल 10 आदमी है, तो यहाँ आप इससे काट दोगे तो यहाँ एक व्यक्ति की 100 रुपये अर्निंग है। ऐसे भाई बहुत ज़्यादा होते हैं, एक व्यक्ति का जनसंख्या, एक व्यक्ति की आय, ठीक है। मैंने एक छोटी मोटी बात बताई है। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है। बेरोजगारी, जिसके पास कोई रोजगार नहीं है। देखो, बेरोजगारी वही होते हैं जो रोजगार करना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं मिलता, और कुछ ऐसे लोग हैं जो रोजगार है लेकिन करना नहीं चाहते। दो चीजें होती है, एक तो मेहनती व्यक्ति है जो बेरोजगार है, उसे रोजगार मिले तो वो करे लेकिन उसको मिलता नहीं है, और कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्हें रोजगार ऐसे सामने रखा हुआ है लेकिन वो करता नहीं है। दोनों में अंतर है, डिफरेंस है। देखो, अगर वो होगा तो वो पढ़ा लिखा होगा, उसको और अच्छी रोजगार चाहिए, ठीक है, और जो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिलता है। लाइक उत्तर देखो, वह स्थिति जिनमें कोई व्यक्ति काम करना चाहता है, मतलब उसकी इच्छा है भाई काम किया जाए, घर का पालन पोषण, घर को सुखी रखा जाए, बच्चे खाएं पिएं आराम से टहलें, उनकी इच्छा है कि ऐसी स्थिति जिसमें कोई भी व्यक्ति काम करना चाहता है, वो काम करने की इच्छा है तथा उसमें काम करने की क्षमता भी है, मतलब उसके अंदर अपनी कैपेसिटी है कि वो 50 किलो 1 क्विंटल की बोरी उठा सकता है, मतलब वो काम कर सकता है, किंतु फिर भी उसे काम नहीं मिलता, तो इसे बेरोजगारी कहते हैं। तो वो बेरोजगार है क्योंकि वो काम करना चाहता है फिर भी उसे रोजगार नहीं मिलता, तो ऐसे को हम लोग बेरोजगार कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ओके, कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10, उदारीकरण क्या है। उदारीकरण, देखो उदारीकरण भी मैं आपको समझा देता हूं। सरकार द्वारा निजी क्षेत्रों पर चलाए गए अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। मतलब जो सरकार द्वारा चलाई गई निजी क्षेत्र, जो उनके निजी क्षेत्र हैं जिनमें कोई भी बाधा नहीं है, निजी क्षेत्र से अवरोधों, जो अवरोध होते हैं, जो रास्ते में एक मार्ग में ब्रेकर होते हैं, अवरोध अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। तो यहाँ से आज का हमारा 10 क्वेश्चन क्लियर हो गया एंड आंसर भी साथ में। अब भाई अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करना, क्योंकि इतनी मेहनत के साथ इसे बनाया जा रहा है, जितनी जल्दी बनाया जा रहा है उससे ज़्यादा टाइम लिखने में लग जाता है। तो इसे भी आप नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 से 6 तक उस पेज में नोट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से है, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो आप अगर इस क्वेश्चन 10 यानी कि 10 प्रश्नों को नोट कर लोगे तो काफी अच्छा मार्क अचीव कर लोगे। लाइक अगर भाई 10 ही क्वेश्चन से पूरा पेपर नहीं बनेगा, लेकिन जब आप बूंद बूंद से घड़ा भरता है, अगर आप बूंद बूंद यानी कि 1-1, 2-2, 10-10 क्वेश्चन तैयार करोगे तभी आप एक दिन 100 क्वेश्चन तैयार कर पाओगे। ये नहीं कि इकट्ठे 100 क्वेश्चन तैयार कर लोगे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आप पढ़ो, मैं आपको लगातार पढ़ा भी रहा हूँ। कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आप लोगों के लिए वीडियो जरूर प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड भी किए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।